Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is detailed explanation of GATE Excel Botany 2019 question. ये इसका पार्ट 2 है. पार्ट 1 में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. 10 क्वेश्चंस थे पार्ट 1 में और पार्ट 2 में अब 9 क्वेश्चन हैं. ठीक है, जिनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी. 2019 के क्वेश्चन हैं ये गेट एक्सेल के और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होगा जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR गेट ICMR DBT JRF के लिए, साथ ही साथ MSc एंड BSc स्टूडेंट्स के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होगा. सो लेट्स प्रोसीड. सो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन 11th क्वेश्चन नंबर 11th में कह सकती हूँ. तो क्वेश्चन नंबर 11th हमारा क्या है? रुबिस्को कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ रुबिलोज 1,5 बिस फॉस्फेट टू. ठीक है, जो हमारा रुबिस्को होता है वो कौन सी रिएक्शन को कैटेलाइज करता है? सो गाइस, अगर मैं आपको बताऊं तो रुबिस्को जो होता है एंजाइम जो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, रुबिस्को ये क्या करता है? ये 2 रिएक्शन कैटेलाइज करता है. ठीक है, और ये जनरली किस में प्रेजेंट होता है? C3 प्लांट्स में. C3 प्लांट्स में मतलब ये मेन जो कार्बन फिक्सेशन होता है. वैसे C4 प्लांट्स में भी यही करता है, बट C3 प्लांट में क्या होता है? मेन जो सीधे एटमॉस्फेयर से ये CO2 को फिक्स करता है, जबकि C4 प्लांट में क्या करता है? CO2 डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नहीं करता है. ठीक है, फिक्स. बस इतना ही डिफरेंस है C3 और C4 प्लांट में. ठीक है, तो जब ये C3 प्लांट में क्या करता है? डायरेक्टली जो एटमॉस्फेरिक का CO2 है उसे फिक्स करता है और इसे कन्वर्ट करता है 3 PGA के मॉलिक्यूल में. ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA. ठीक है, 2 मॉलिक्यूल बनाता है 3 PGA के, यानी फॉस्फोग्लाइसरेट के, जब इसे CO2 फिक्स करना होता है, जब एटमॉस्फेयर में CO2 हमारा ज़्यादा होता है. वैसे ही अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है? तब ये ऑक्सीजन को फिक्स करने लग जाता है. ठीक है, जब CO2 का जो अमाउंट होता है वो उसके नॉर्मल से थोड़ा कम हो जाए अगर एटमॉस्फेयर में, तब ये ऑक्सीजन को फिक्स करने लग जाता है. और उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फोटो रेस्पिरेशन. फोटो रेस्पिरेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये क्या होती है? एक वेस्टफुल प्रोसेस होती है. C3 प्लांट्स में होती है ये. और इसमें क्या होता है? एनर्जी का लॉस हो जाता है और एक एकदम वेस्टफुल प्रोसेस होती है. ठीक है, तो जब ये O2 को फिक्स कर रहा होता है ना, तब ये क्या बनाता है? तब ये बनाता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA बनाता है और साथ ही साथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाता है. ठीक है, तो ये था ओवरव्यू. में जनरली आपको रिमाइंड करा रही थी कि जो हमारा रुबिस्को होता है वो 2 फंक्शंस जो है परफॉर्म करता है. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि डिटेल में क्या कहानी है इसमें, स्टोरी. सो रुबिस्को कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ 1,5. तो इसमें हमें बताना है कि जो रुबिस्को है, जो रुबिलोज 1,5 बिस फॉस्फेट को है, उसको किस में कन्वर्ट करता है. ठीक है, ये बताना है. तो सबसे पहला ऑप्शन है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ स्टेबल 3 फॉस्फोग्लाइसरेट. बिल्कुल सही बात है. जब ये CO2 को एटमॉस्फेरिक CO2 को फिक्स कर रहा होता है, तब ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA का फॉर्म करता है. ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया. नेक्स्ट ऑप्शन है 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA 3 फॉस्फोग्लाइसरेट एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट. ये दिस इज़ अ ग्लाइकोलेट. ठीक है, तो ये कब बनता है? ये जब रुबिस्को ऑक्सीजन को फिक्स करने लग जाता है. ठीक है, तो ये उस टाइम पे बनता है. तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? ट्रू हो गया. नेक्स्ट ऑप्शन है 1 मॉलिक्यूल ऑफ रेबुलोज 5 फॉस्फेट. नहीं, ऐसा तो कोई वो नहीं बनाता है ये. ठीक है, दिस इज़ रॉन्ग. 1 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोज 5 फॉस्फेट. ये स्टेटमेंट भी क्या है? रॉन्ग है. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है. तो हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है. तो करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो गया हमारा? P एंड S. S तो नहीं है. Q और S भी नहीं है. हमारा क्या है? P एंड Q. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर C. ठीक है, यहाँ पे मैंने डिटेल में भी दे रखा है. रुबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज. ठीक है, यहाँ पे इसको 2 नामों से जाना जाता है. कार्बोक्सिलेज भी बोलते हैं और ऑक्सीजनेज भी बोलते हैं. कार्बोक्सिलेज तब बोलेंगे जब ये एटमॉस्फेरिक CO2 को फिक्स करता है, और ऑक्सीजनेज तब बोलते हैं जब ये ऑक्सीजन को फिक्स करने लग जाता है. बेटर नोन बाय द नेम रुबिस्को, और हम इसे क्या बोलते हैं? रुबिस्को बोलते हैं. इज़ अ की एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेटिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक कार्बन फिक्सेशन एंड ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म. दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है. रोल ऑफ द एंजाइम रुबिस्को की क्या होते हैं? 2 इंपॉर्टेंट रोल होता है. पहला क्या है? रुबिस्को कैटेलाइज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कार्बन फिक्सेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस.
इट कैटेलाइज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBP टू प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA। ठीक है, जब ये कार्बोक्सिलेशन करता है, CO2 को फिक्स करता है, उस टाइम पे ये RuBP को कन्वर्ट करता है, से क्या बनाता है, 3PGA बनाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट फंक्शन क्या है, व्हेन O2 बाइंड विद रूबिस्को, जब O2 का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है एटमॉस्फेयर में, तब वहाँ पे CO2 के बजाय कौन बाइंड करता है, रूबिस्को से O2 बाइंड कर लेता है। फिर RuBP इज़ कन्वर्टेड, तो उस टाइम पे वो RuBP को किस में कन्वर्ट करता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ईच फॉस्फोग्लाइसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट, इन दोनों को बनाता है इंस्टेड ऑफ 3PGA। 3PGA के बजाय ये क्या बनाता है, ये 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन इन ग्रुप 1 विद देयर फंक्शंस इन ग्रुप 2। तो हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। ठीक है, ग्रुप 1 का विद देयर फंक्शन ग्रुप 2 के साथ। ठीक है, सो हमारा यूबिक्विटिन क्या करता है, यूबिक्विटिन क्या होता है हमारा, ये प्रोटीन डिग्रेडेशन करता है। ठीक है, यूबिक्विटिनाइजेशन सुना होगा, ये सेल के अंदर जो है प्रोटीन डिग्रेडेशन करता है, सेल एंड न्यूक्लियस दोनों के अंदर। ठीक है, तो हमारा पी में क्या हो जाएगा, सेल वॉल लूजनिंग एंजाइम तो नहीं होगा, रिप्रेसर ऑफ जिबरलिंग सिग्नलिंग भी नहीं होगा, मेडिएटर ऑफ प्रोटीन डिग्रेडेशन। तो पी का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट है फाइटोट्रोपिन। फाइटोट्रोपिन क्या करता है, ये जो है वो नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर होता है पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का। ठीक है, ये ऑक्सीजन का इनिबिटर होता है, ऑक्सीजन जो हार्मोन होता है प्लांट्स में, उसका कॉम्पिटेटिव इनिबिटर होता है, नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर। मैंने आपको कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर्स के बारे में भी पढ़ाया है, आप मेरे वीडियो में देख सकते हो, मेरे प्लेलिस्ट में, जिसमें मैंने बायोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट है एक्सटेंसिन्स। एक्सटेंसिन क्या करता है, ये सेल वॉल में काम करता है, ये सेल वॉल को डिग्रेड करने का काम करता है, सेल वॉल को लूज़ करने का काम करता है। ठीक है, तो सेल वॉल लूजिंग एंजाइम क्या है हमारा, एक्सटेंसिन। फिर नेक्स्ट है डेला प्रोटीन। डेला प्रोटीन किस में होता है हमारा, जिबरलिंग एसिड की सिग्नलिंग में होता है। ठीक है, डेला प्रोटीन सीधा याद रखना है क्या है, जिबरलिंग एसिड की सिग्नलिंग। तो ये क्या करता है, रिप्रेसर की तरह काम करता है जिबरलिंग एसिड सिग्नलिंग में। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा आंसर ए। पी का हमारा हो गया 3, क्यू का हमारा हो गया 4, नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर ऑफ पोलर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे दिया भी हुआ है, एनी क्लास ऑफ सब्सटेंस दैट इनिबिट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड देयरफॉर रूट ग्रोथ, ग्रेविट्रोपिज्म एंड फोटोट्रोपिज्म। ये सब काम कौन करता है हमारा, ये हमारा ऑक्सीजन करता है। ठीक है, तो इन सबको इनिबिट कौन करता है, फाइटोट्रोपिन। फाइटोट्रोपिन एक क्लास है जो कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को इनिबिट करती है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सटेंसिन। एक्सटेंसिव का हमारा क्या है, सेल वॉल लूजिंग एंजाइम है। और नेक्स्ट है डेला प्रोटीन। डेला प्रोटीन क्या है, जिबरलिक एसिड का सिग्नलिंग का रिप्रेसर है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर 1। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मैच द प्लांट स्पीशीज एंड देयर करस्पॉन्डिंग फैमिलीज विद देयर इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फैमिलीज़ को मैच करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिटेल में लाई हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पे फिगर के थ्रू भी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला प्लांट स्पीसीज़ है हमारा कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता होता है, ये क्या होता है, मैरिजुआना होता है, और ये लीव्स से हमें मिलता है। ठीक है, ये जो पहला ये ए फिगर दिख रहा है ना आपको, ये किसका है, ये कैनाबिस का है। कैनाबिस की ऐसी लीव्स होती हैं। ठीक है, जिससे क्या बनता है, मैरिजुआना। ठीक है, और ये कौन सी फैमिली का होता है, ये कैनाबिस होता है हमारा कैनाबिएसी फैमिली, नाम से ही पता चल रहा है, कैनाबिएसी फैमिली का। ठीक है, और तो हमारा पी का क्या हो गया, सेकंड हो गया, और ये किससे मैच कर रहा है, फोर्थ वाले से मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा 4th। नेक्स्ट हमारा है कॉर्कोरस ऑलिटोरियस। ठीक है, कॉर्कोरस ऑलिटोरियस क्या है, इसको हम जूट मैलो भी बोलते हैं और नल्टा जूट भी बोलते हैं। ठीक है, ये जूट होता है। ठीक है, जूट मैलो और नल्टा जूट, ये क्या करता है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है ये, तो ये करता है टिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, टिलिएसी फैमिली। और इसमें क्या होता है, ये फाइबर होते हैं स्टेम से। ठीक है, जैसे आप फिगर में देख सकते हो, ये इस फिगर में यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, कितने लंबे लंबे हैं ये स्टेम्स हैं ये। ठीक है, इनसे क्या निकाला जाता है, फाइबर निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये प्लांट दे रखा है, यहाँ पे ये फ्लावर है छोटा सा, इसका जूट का फ्लावर है, और ये
प्लांट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ओसियम सैंक्सन। ओसियम सैंक्टम क्या होता है? तुलसी होती है, ठीक है। तुलसी जो है बहुत ही सालों से यूज़ की जा रही है इंडिया में। ये आयुर्वेदा है, ठीक है। मेडिसिन तुलसी क्या होती है? क्वींस ऑफ हर्ब होती है, ठीक है। तुलसी इज़ अ क्वीन ऑफ हर्ब्स, ठीक है। इसमें एक कंपाउंड होता है यूग्नेलॉल। यूग्नेलॉल क्या होता है? 1-हाइड्रोक्सी-2-मिथॉक्सी-4 एलाइल बेंजीन, ठीक है। तो ये कंपाउंड होता है जो कि एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन ओसियम सैंक्टम। इसमें एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होता है। हैज़ बीन फाउंड इन लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर थेरापेटिक पोटेंशियल ऑफ तुलसी, ठीक है। तो ये बहुत सारे थेरापेटिक पोटेंशियल में काम आते हैं, ठीक है। बहुत सारी बीमारियों में लड़ने के लिए, ठीक है, आराम देने के लिए, काफ़ी सारे पेन्स वगैरह से, ठीक है। तो ये तुलसी का क्या है? बहुत बड़ा रोल है और इसे क्वींस ऑफ हर्ब्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ओसियम सैंक्सन हमारा कौन सी फैमिली का हो गया? लेमिएसी फैमिली का हो गया है, ठीक है, लेमिएसी फैमिली। और इसका जो प्लांट प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है? यूग्नेनॉल्स फ्रॉम लीव्स, ठीक है, इसे रिमेंबर रखना। नेक्स्ट है रिसिनस कम्युनिज्म। रिसिनस कम्युनिज्म क्या होती है? कैस्टर बीन्स होती है हमारी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिसिनस कम्युनिस इज ऑल्सो नोन एज कैस्टर बीन्स, इज़ प्रॉबली नेटिव ऑफ ट्रॉपिकल अफ्रीका में ये नेटिव है वहाँ की, ठीक है। कैस्टर ऑयल्स नेचुरल एंटी वायरल एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी मेक इट पॉपुलर ट्रीटमेंट फॉर स्किन प्रॉब्लम नोन एज डर्मेटोसिस एज वेल एज फंगल इन्फेक्शन। इसके जो ऑयल होता है ना, इसमें एंटी माइक्रोबियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिससे कि ये बहुत सारी जो डिजीज़ेस है उसे ट्रीट करती है। जैसे स्किन डिजीज़ेस हो गए या फंगल से होने वाले जो भी स्किन डिजीज़ेस होते हैं उनको ट्रीट करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो रिसिनस कम्युनिज्म कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है हमारा? तो यूफोरबेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। और यूफोरबेसी और इसका प्लांट प्रोडक्ट क्या होता है हमारा? ऑयल फ्रॉम सीड्स। सीड्स से इसे ऑयल मिलता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइब्रिड्स में अराइज थ्रू, ठीक है। ये प्लांट टिश्यू कल्चर से आपको क्वेश्चन आया है। तो साइब्रिड हमारा किससे बनता है, ठीक है। तो मैं आपको फिगर के थ्रू बताती हूँ कैसे बनता है। फ्यूजन ऑफ अ नॉर्मल प्रोटोप्लाज्म विद द अनदर न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म ऑफ डिफरेंट ओरिजिन। नॉर्मल प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, विद अनदर न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म से तो होता है लेकिन एक में क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। फ्यूजन बिटवीन अ नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट एंड अ प्रोटोप्लास्ट कंटेनिंग वायबल न्यूक्लियस, ये भी नहीं होगा, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट में भी तो न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होता है, तो दोनों सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट हो ऐसा नहीं होता है। एलिमिनेशन ऑफ वन न्यूक्लियाई फ्रॉम अ हेट्रोकैरियन फॉर्म्ड फ्रॉम 2 प्रोटोप्लाज्म ऑफ डिफरेंट ओरिजिन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। ट्रू कैसे है? मैं आपको फिगर के थ्रू समझाती हूँ। जैसे हमारी ये एक सेल है, सेल ए है, और ये सेल बी है, ठीक है। इसका प्रोटोप्लाज्म डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक के प्रोटोप्लाज्म में ये डॉट 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 डाले हैं और एक में सिंपल प्रोटोप्लाज्म डाला है, ठीक है। दोनों में प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है। यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे ए का ब्लैक न्यूक्लियस है और बी का वाइट न्यूक्लियस है, ठीक है। फिर बनता है हमारा हेट्रोकैरियन, ठीक है। हेट्रोकैरियन क्या होता है? एक मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होती है जिसमें जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे क्या करा गया? जनरली सेल का फ्यूज़न किया, ठीक है। इन दोनों सेल को हमने क्या किया? फ्यूज़ किया, ठीक है। फ्यूज़ करके यहाँ पे एक सेल बनी जिसमें कि क्या हुआ? न्यूक्लियस जिनके अभी सेपरेट हैं, ठीक है, अलग अलग हैं, लेकिन प्रोटोप्लाज्म में क्या हो चुका है? फ्यूज़ हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, इस फ्यूज्ड प्रोटोप्लाज्म से हमारे 2 टाइप के सेल बन सकते हैं, ठीक है। एक क्या बन सकता है? ए और बी का फ्यूज़न से हमारा क्या बन सकता है? हाइब्रिड बन सकता है, जहाँ पे कि दोनों के न्यूक्लियस जब आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बोलते हैं, या सिन कैरियोसाइट। सिन का मतलब क्या होता है? फ्यूज़न। कैरियोसाइट का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस का फ्यूज़न, जहाँ पे न्यूक्लियस का दोनों सेल के न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। दोनों डिफरेंट ओरिजिन के न्यूक्लियस थे हमारे, ठीक है, और उनका क्या हो गया? आपस में फ्यूज़न हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड। ऐसे ही अगर क्या हो गया? कोई एक न्यूक्लियस लॉस हो गया, चाहे वो बी हो चाहे वो ए हो, यहाँ पे किसका दे रखा है? लॉस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ बी। बी का न्यूक्लियस लॉस हो गया, हमारा वाइट वाला न्यूक्लियस क्या हो गया? लॉस हो गया। तो अब एक ही का न्यूक्लियस बचा, एक ही सेल यानी ए का न्यूक्लियस बचा, और ए और बी दोनों का क्या बचा? प्रोटोप्लास्ट बचा, ठीक है। तो उससे क्या बन गया? हमारा साइब्रिड बन जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? साइब्रिड, ठीक है।
तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा डिफरेंस बिटवीन साइब्रिड एंड हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है, जहाँ पे दोनों सेल्स का जो जेनेटिकली डिफरेंट सेल हैं दोनों का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ करता है। प्रोटोप्लास्ट तो करेगा साथ में न्यूक्लियस भी करता है बल्कि। लेकिन साइब्रिड में क्या होता है, साइब्रिड में क्या होता है, दोनों सेल्स का प्रोटोप्लास्ट तो फ्यूज़ करता है बट न्यूक्लियस क्या होता है किसी एक ही का होता है, एक का न्यूक्लियस को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। उससे हमारा क्या बनता है, साइब्रिड। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी दे रखी है। साइब्रिड आर प्रोड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग साइटोप्लाज्म फ्रॉम न्यूक्लिएटेड सेल्स विद नॉन न्यूक्लिएटेड सेल, यानी एक न्यूक्लिएटेड सेल होगा, दूसरा क्या होगा, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, एलिमिनेशन ऑफ वन ऑफ द न्यूक्लियाई फ्रॉम अ हेट्रोकैरियन फॉर्म्ड फ्रॉम टू प्रोटोप्लाज्म ऑफ डिफरेंट ओरिजिन। तो आंसर क्या हो जाएगा 14 का सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैच द डिजीज़ विथ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड अफेक्टेड क्रॉप्स, ठीक है। तो हमें डिजीज़ को मैच करना है। सबसे पहली हमारी पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू किससे होता है, कॉजेटिव एजेंट कौन होता है इसका, तो इसका कॉजेटिव एजेंट होता है इरिप्सिफी ओरोनिटी, ठीक है। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या हो जाएगा, इरिप्सिटी ओरोनिटी। और कौन सी क्रॉप में ये अपना डिजीज़ कराता है, तो ये कौन सी क्रॉप में कराता है, टोमेटो का, ये मेनली किस में कराता है, टोमेटो में, ठीक है। नेक्स्ट है वाइट रस्ट। वाइट रस्ट क्या होता है, ये किससे होता है हमारा, एल्ब्यूगो कैंडिडा में से, ठीक है, एल्ब्यूगो कैंडिडा से, ठीक है। और ये किस में डिजीज़, कौन सी क्रॉप में डिजीज़ कॉज कराता है, तो ये मस्टर्ड में डिजीज़ कॉज कराता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू किससे होता है, ये होता है पैरानोस्कैलेरोपोरा फिलीपींस, ठीक है। इस ऑर्गेनिज्म से होता है। और कौन सी क्रॉप में ये होता है, तो ये होता है हमारी कॉर्न में, ठीक है, मक्के में जो होता है ये डिजीज़ होती है, ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू। नेक्स्ट डिजीज़ है हमारी लेट ब्लाइट। लेट ब्लाइट तो सबको ही पता होता है किस कौन कराता है, ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है। और ये इसका कौन सी क्रॉप में होता है, तो ये पोटैटो में होता है, ठीक है। तो ये लास्ट वाला तो इजी था, ठीक है। तो इनका मैंने कोई एक्सप्लेनेशन लेकर नहीं आई हूँ क्योंकि ये आपको ऐसे ही लर्न करने पड़ेंगे डिजीज़, ठीक है। जितनी भी डिजीज़ है बॉटनी वालों को खासकर, जितनी भी डिजीज़ है उनको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी को भी ऐसे क्वेश्चन माइक्रोबायोलॉजी में भी आते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉजेटिव एजेंट्स वगैरह हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स, मतलब माइक्रोबायोलॉजी का जो पेपर आएगा गेट में उसमें भी पूछे जा सकते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। नेक्स्ट तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, बी के साथ हमारा सारा मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द ऑप्शंस इन ग्रुप 1 एंड दैट ऑफ ग्रुप 2 विद रिस्पेक्ट टू द स्टेप इन सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म इन प्लांट्स। तो हमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को मैच करना है, ठीक है। ये सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म है इन प्लांट्स में। तो सेल सिग्नलिंग अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जिन लोगों ने भी थोड़ा बहुत भी सेल सिग्नलिंग पढ़ा होगा उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपको सेल सिग्नलिंग के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ इस फिगर के थ्रू। जैसे GPCR सिग्नलिंग होती है और RT रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पाथवे होती हैं, ठीक है। 2 टाइप की मेनली हम सिग्नलिंग पढ़ते हैं सेल सिग्नलिंग में, ठीक है। सो जो ये सिग्नलिंग होती है ना हमारी IP3 डैक पाथवे की, तो ये दोनों कराती हैं, ठीक है। GPCR में भी होती है और RT के पाथवेज में भी होती हैं, ठीक है। तो जब क्या होता है, जब सिग्नल मॉलिक्यूल्स आता है ना तो वो क्या करता है, रिसेप्टर पे बाइंड करता है। ये क्या है, G प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर, GPCR रिसेप्टर। आपको पता होगा कि ये मेम्ब्रेन पे बाइंड होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये हमारी, क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, ठीक है। और इस पे जो है GPCR रिसेप्टर जो है वो बाइंड होता है और ये 7 बार बाइंड होता है, इसे इसलिए इनको सरपेंटाइन भी हम रिसेप्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ही सिग्नल मॉलिक्यूल GPCR रिसेप्टर पे आता है तो रिसेप्टर क्या करता है, आगे सिग्नलिंग देता है। यहाँ पे एक प्रोटीन होता है, जी सब यूनिट के 3 प्रोटीन होती है, G अल्फ़ा सब यूनिट होती है और एक बीटा होती है और गामा होती है। जैसे ही सिग्नलिंग आती है तो अल्फ़ा सब यूनिट पे क्या होता है, GTP बाइंड कर जाता है और अल्फ़ा सब यूनिट जो है बीटा और गामा से अलग हो जाती है और वो एक्टिवेट हो जाती है। जैसे ही हमारी अल्फ़ा सब यूनिट GPCR की एक्टिवेट होती है
तो वो एक्टिवेट कर देती है फॉस्फोलाइपेज सी बीटा को। ये एक एंजाइम है, ठीक है, ये क्या है, एक एंजाइम है। तो इस एंजाइम को वो क्या कर देती है, एक्टिवेट कर देती है। जब ये एंजाइम जैसे ही एक्टिवेट होता है ना, तो ये क्या करता है, ये पिप 2 को कन्वर्ट करता है डैग यानी डाई एसाइल ग्लिसरॉल में, और साथ ही साथ IP3 में यानी इनएसिटॉल ट्राईफॉस्फेट में, ठीक है। तो ये एंजाइम क्या है, ये एंजाइम इस एंजाइम ने क्या किया, पिप 3 को, ठीक है, PI45 बिसफॉस्फेट, ठीक है, पिप 2 इसको बोलते हैं हम, ठीक है, फॉस्फोटिडिल इनएसिटॉल बाईफॉस्फेट, ठीक है। पिप 2 हम इसे बोलते हैं, ये इसे कन्वर्ट कर देता है IP3 और डाईएसाइल ग्लिसरॉल, जिसे हम डैग भी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में हम इसे डैग बोलते हैं, और इसको हम IP3 बोलते हैं। सो ये IP3 क्या करता है, सबसे पहले हम IP3 की बात करते हैं। तो IP3 हमारा क्या करता है, ये जैसे ही IP3 बनता है, ठीक है, IP3 जाके किस पे बाइंड कर जाता है, ये हमारा है SER, ये हमारा क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको पता होगा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका स्टोर हाउस होता है, कैल्शियम का स्टोर हाउस होता है, ये कैल्शियम को स्टोर करके रखता है। तो IP3 क्या करता है, ये इसके चैनल पे बाइंड करता है, क्योंकि ये लिगेंड की तरह काम करता है, ठीक है, और यहाँ पे लगे रहते हैं लिगेंड गेटेड चैनल्स, ठीक है। तो लिगेंड गेटेड चैनल लगे रहते हैं, तो जैसे ही ये लिगेंड इस पे बाइंड करता है, तो ये चैनल क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे दिख रहा है ओपन ऑफ IP3 गेटेड कैल्शियम रिलीज चैनल। तो ये कैल्शियम चैनल थे, इनसे कैल्शियम बाहर आना था, ठीक है। तो IP3 ने इस पर बाइंड करा एज अ लिगेंड की तरह, और इसने इसका डोर ओपन कर दिया। डोर ओपन हो गया, तो अब सारा कैल्शियम जो है, जितना भी SCR के अंदर था, वो सब क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा अंदर। ये क्या है, साइटोप्लाज्म है हमारा, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में जैसे ही आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बहुत सारी सिग्नलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी कैल्शियम की वजह से, और साथ ही साथ ये एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज C को। प्रोटीन काइनेज C क्या होता है, प्रोटीन काइनेज C, PKC, ये क्या करता है, ये न्यूक्लियस में जाके बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को, जीन्स को एक्टिवेट करवाता है, ठीक है। ये फर्दर और अपनी जो है सिग्नलिंग करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा ब्रेक हुआ था पिप 2, वो हुआ था डाईएसाइल ग्लिसरॉल में। डाईएसाइल ग्लिसरॉल भी क्या करता है, प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करता है, डैक, ठीक है, इसको एक्टिवेट करता है, और ये जाके न्यूक्लियस में जाके बहुत सारी सिग्नलिंग करना स्टार्ट कर देता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ना, और बहुत सारे जीन्स का एक्टिवेशन करा देता है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये सिग्नलिंग समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब मैंने यहाँ पे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखा है इन हर एक उसका, ठीक है। सो सबसे पहला हमारा ग्रुप 1 है। ग्रुप 1 में है हमारा फॉस्फोलाइपेज C। तो मैंने आपको अभी बताया था फॉस्फोलाइपेज C क्या कर रहा था। फॉस्फोलाइपेज C जो एंजाइम था, ठीक है, ये इसने किसने इसको एक्टिवेट किया था, GPCR रिसेप्टर ने इसको एक्टिवेट किया था, ठीक है, अल्फा रिसेप्टर ने, अल्फा सब यूनिट ने, और ये एंजाइम ने कन्वर्ट किया था किसको, पिप 2 को कन्वर्ट किया था सेकेंडरी मैसेंजर डैग यानी डाईएसाइल ग्लिसरॉल एंड इनएसिटॉल ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, इसमें इसने कन्वर्ट किया था, ठीक है। सो इसका फंक्शन तो फॉस्फोलाइपेज C का ये हो गया, पिप 2 को कन्वर्ट करना डाईएसाइल ग्लिसरॉल एंड इनएसिटॉल में। तो हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो इसका सिग्नलिंग में क्या है, स्टिमुलेट रिलीज ऑफ कैल्शियम, नहीं ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा। रेगुलेट द आयन चैनल, नहीं। हाइड्रोलाइज ऑफ फॉस्फोटिडिल इनएसिटॉल बिसफॉस्फेट, यानी पिप 2 का ये क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करता है। तो हमारा P का क्या हो गया, 3 ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है इनएसिटॉल ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। इनएसिटॉल ट्राईफॉस्फेट मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड में बताया था। इनएसिटॉल ट्राईफॉस्फेट हमारा क्या कर रहा था, एज अ लिगेंड की तरह काम कर रहा था, और ये कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर रहा था SCR से, ठीक है, और उससे क्या हो रहा था, कैल्शियम जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से साइटोप्लाज्म में आ रहे थे, ठीक है। तो इनएसिटॉल ट्राईफॉस्फेट हमारा क्या कर रहा है, ये स्टिमुलेट कर रहा है रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंट्रासेलुलर स्टोर्स। इंट्रासेल्स के अंदर जो भी स्टोर है, इंट्रासेलुलर स्टोर, उससे वो जो है कैल्शियम को रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। तो हमारा इनएसिटॉल ट्राईफॉस्फेट का ऑप्शन हो गया फर्स्ट। फिर नेक्स्ट है हमारा डैग, डाईएसाइल ग्लिसरॉल। डाईएसाइल ग्लिसरॉल क्या होता है, ये क्या करता है, ये करता है फॉस्फोराइलेटेड टू फॉस्फोटिडिक एसिड। ये क्या होता है, देखो डाईएसाइल ग्लिसरॉल में जो है एक एंजाइम होता है फॉस्फेटिडेट फॉस्फेटेज, ठीक है, ये एक एंजाइम है। ये क्या करता है, इसको ATP देता है, ठीक है, ATP देता है, और इसको कन्वर्ट कर देता है फॉस्फेटिडेट में यानी फॉस्फेटिडिक एसिड
फॉस्फेटिडेट को हम कैसे भी लिख सकते हैं फॉस्फेटिडिक, डेट है ना तो एट का मतलब क्या होता है एक एसिड, ठीक है। ऐसे हम केमिस्ट्री थोड़ी बहुत आपको आती होगी। तो फॉस्फेटिडेट मतलब फॉस्फेटिडिक एसिड, तो फॉस्फेटिडिक एसिड में ये कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और कैसे करता है, बाय फॉस्फोराइलेशन। जैसे ही इस डैग पे कोई फॉस्फोरस ऐड हुआ, फॉस्फोराइलेशन किससे करा, इसने एटीपी दिया, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट था और ये कन्वर्ट हो गया एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में। तो एक फॉस्फेट कहाँ गया, एक फॉस्फेट इसने डैग पे लगा दिया। जैसे ही डैग पे एक फॉस्फेट लगता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, फॉस्फेटिडेट, या जिसे हम बोलते हैं फॉस्फेटिडिक एसिड। तो डाइसेल ग्लिसरॉल क्या है, फॉस्फोराइलेट होके क्या कर किस में कन्वर्ट हो जाता है, फॉस्फेटिडिक एसिड या फॉस्फेटिडेट, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फॉस्फेटिडिक एसिड। फॉस्फेटिडिक एसिड क्या होता है, तो फॉस्फेटिडिक एसिड मैंने यहाँ पे भी दे रखा है, आर एनायनिक फॉस्फोलिपिड्स इम्पॉर्टेंट टू सेल सिग्नलिंग एंड डायरेक्ट एक्टिवेशन ऑफ लिपिड गेटेड आयन चैनल, ठीक है। सेल सिग्नलिंग के लिए इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड है, और कैसा फॉस्फोलिपिड होता है, एनायनिक फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है। और ये किसका एक्टिवेशन कराता है, लिपिड गेटेड आयन चैनल्स का, ठीक है, इनका एक्टिवेशन कराता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेगुलेट आयन चैनल्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेगुलेट आयन चैनल्स एंड एक्टिवेट वेरियस एंजाइम्स, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, ठीक है। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ये एंडोस्पर्म तो हम 12th क्लास से पढ़ते आए हैं, ठीक है। हमारा एंडोस्पर्म होता क्या है, ठीक है, प्लांट्स के केस में। सो फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, ठीक है, ये बात तो सही है। 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं। 1 फ्रॉम मेल गैमेट एंड 2 फ्रॉम फीमेल गैमेट, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या होता है एंडोस्पर्म हमारा क्या कैसे बनता है, जब 1 मेल न्यूक्लियाई जो है, 1 मेल न्यूक्लियाई आता है और वो 2 पोलार न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करता है, ठीक है, पोलार न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करता है, तो क्या बनता है हमारा एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है। 3n यहाँ पे क्या बन जाता है, 3n, 1n तो यहाँ से आया और 2n, 2 पोलार न्यूक्लियाई थे तो 2n यहाँ से आया, तो हमारा क्या बन गया, फाइनली 3n बन गया। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम द फ्यूज़न प्रोडक्ट ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, हाँ ये भी सही है। फ्रॉम 2 मेल गैमेट, 2 फ्रॉम मेल गैमेट, नहीं 2 नहीं होता है मेल गैमेट से, कितना होता है, ओनली 1 होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है फ्रॉम फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, ये तो रॉन्ग ही हो गया, 2 तो नहीं होता है, 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बाय अ फिनोमिनन ऑफ एपोमिक्सिस, तो एपोमिक्सिस भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिगर के थ्रू भी समझा रखा है आपको, ठीक है। ये फिगर हम 12th क्लास से देखते हुए आ रहे हैं, अगर जो जूलॉजी के स्टूडेंट भी अगर ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो। सो होता क्या है, जैसे हमारा ये स्पर्म स्टिग्मा पे बाइंड करता है पहले तो, ठीक है, फिर ये कहाँ जाता है, ये जाता है एम्ब्रायो सैक में, इसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो सैक, ठीक है। एम्ब्रायो सैक में जाता है तो एम्ब्रायो सैक में पहला स्पर्म रिलीज होता है और वो एग के साथ फ्यूज़ करता है, ठीक है। दो मेल गैमेट होते हैं, ठीक है। पॉलन में क्या होता है, दो मेल गैमेट होते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 1 मेल गैमेट होता है, पहले तो ये पॉलन ट्यूब बनाएगा, पॉलन ट्यूब बना के ये एम्ब्रायो सैक में जाएगा, ठीक है। 1 मेल गैमेट क्या करता है, 1 मेल गैमेट फ्यूज़ होता है एग के साथ, ठीक है, एग के साथ फ्यूज़ होता है। और जो सेकंड मेल गैमेट होता है, ठीक है, वो फ्यूज़ होता है हमारे पोलार न्यूक्लियाई के साथ, ठीक है। पोलार न्यूक्लियाई जो 2n होते हैं, यहाँ पे दिख रहा है ये बीच में, दिस इज़ पोलार न्यूक्लियाई जो बीच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये पोलार न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करके क्या बनाता है, 3n बना देता है, ये देख रहे हो 3n, 3 न्यूक्लियस दिख रहे हैं ना, तो ये एंडोस्पर्म बना देता है, ठीक है। सो यहाँ पे 2 बार फ्यूज़न होता है, एक बार तो मेल गैमेट का किसके साथ हुआ, 2n यानी पोलार न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज़ हुआ तो उसने एंडोस्पर्म बनाया, ठीक है। और एक बार में किससे हुआ, एग सेल के साथ हुआ, एग के साथ फ्यूज़न हुआ, तो 2 बार फ्यूज़न हुआ, एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज़ करी, दूसरे ने किसके साथ करी, पोलार न्यूक्लियाई के साथ करी, तो 2 बार फ्यूज़न के केस को क्या बोलते हैं हम, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे भी रखा है, फर्स्ट फ्यूज़न इज़ 1 मेल गैमेट विद एग सेल फॉर्म जाइगोट एंड सेकंड 1 मेल गैमेट फ्यूज विद सेकेंडरी न्यूक्लियाई 2n, और ये बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि 3n होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, 2 बार फ्यूज़न हो रहा है तो डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए, ठीक है।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हैप्लॉइड प्लांट प्रोटेक्शन। ठीक है, सो हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन के लिए हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, करेक्ट नहीं बताना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, सो इट कैन बी प्रोड्यूस। सो हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन में हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? एन गैमेट होता है ना, एन आपको पता होगा। डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है? डिप्लॉइड का मतलब होता है 2n। ठीक है, इतना तो आई थिंक सबको पता होगा। ठीक है, सो इट कैन बी प्रोड्यूस। सो हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन हम किससे बना सकते हैं? फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग सेल। बिल्कुल सही बात है। अनफर्टिलाइज जो एग होती है, ठीक है, एग सेल होती है हमारी, वो क्या होती है? एन होती है। ठीक है, हैप्लॉइड होती है। तो हैप्लॉइड से बनाएंगे तो हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन होगा, राइट। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, बट हमें क्या देखना है? फॉल्स देखना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। नेक्स्ट है फ्रॉम न्यूक्लियर टिश्यू। न्यूक्लियर टिश्यू क्या होता है? मैं आपको फिगर के थ्रू बताती हूँ। यहाँ पे दे रखा है मैंने फिगर। ठीक है, तो ये देखा है, ये दिस इज़ अ न्यूक्लियर टिश्यू। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है? ये 2n होता है, डिप्लॉइड होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दे भी रखा है। इन मोस्ट एंजियोस्पर्म द ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। 3 लेयर्स होती है ओव्यूल की। सबसे आउटर होती है इंटैगमेंट, 2 आउटर लेयर होती है जो कि डिप्लॉइड होती है। इंटैगमेंट हमारी डिप्लॉइड होती है टिश्यू दैट विल डेवलप इनटू सीड कोट, जो कि बाद में जाके क्या बनाता है? सीड कोट बनाता है। सेकेंड लेयर होती है न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस जो है वॉल ऑफ मेगास्पोरेंजियम, ऑल्सो हैज डिप्लॉइड 2n। ये भी क्या होती है? डिप्लॉइड होती है 2n। और ये क्या करता है? न्यूट्रिशन देने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है एम्ब्रायोसेक आर ऑल्सो कॉल्ड मेगा गेमेटोफाइट इन ऑफ एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ ओनली 7 सेल्स एंड 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। ठीक है, तो न्यूक्लियस हमारा क्या हो गया? 2n हो गया। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है? हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन करना है, बट न्यूक्लियस से हमारा क्या बनेगा? डिप्लॉइड बनेगा, 2n बनेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। सो हमारा राइट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है फ्रॉम आइसोलेटेड पॉलन कल्चर। अगर हमने पॉलन ग्रेन्स को आइसोलेट कर दिया, ठीक है, उनका कल्चर किया, तो उनसे भी हमें हैप्लॉइड बनेगा। ठीक है, क्योंकि पॉलन ग्रेन भी क्या होता है? हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? हमारे एन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बाय डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन फॉलोड बाय सेलेक्टिव एलिमिनेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑफ 1 पेरेंट। ठीक है, हमने हाइब्रिडाइजेशन किया। ठीक है, 2 पेरेंट्स लिए, जिसमें से कि हमने एक पेरेंट का क्या कर दिया? क्रोमोसोम हटा दिया। अगर एक पेरेंट का क्रोमोसोम हटा दिया तो एक के पास तो एन ही क्रोमोसोम बचेंगे ना। जब एक एन होता है तभी तो मिलके 2n बनता है। ठीक है, तभी तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, जैसे कोई भी गैमेट वगैरह होते हैं वो तो हैप्लॉइड ही होते हैं। ठीक है, तभी तो एक स्पर्म और एग का फ्यूज़न होता है, तो स्पर्म भी एन होता है, एग भी एन होता है। तो जब एन फ्यूज़ करते हैं तभी तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनता है 2n। ठीक है, तो अगर हम एक का भी क्रोमोसोम हटा देते हैं, एन क्रोमोसोम हमने हटा दिए, तो एन तो बचा ही नहीं, फिर क्या बचेगा? सिर्फ एन बचेगा, और हमारा ऑर्गेनिज्म क्या बन जाएगा? हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ये भी हमारा ट्रू है। तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट बी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है अ सेल इन G1 ऑफ इंटरफेस हैज़ 12 क्रोमोसोम। इन एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस द नंबर ऑफ DNA मॉलिक्यूल पर सेल। हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ DNA मॉलिक्यूल। तो मैंने आपको सेल साइकिल में पढ़ाया था, सेल साइकिल और सेल डिवीज़न के लेक्चर में। G1 फेज़ क्या होता है? G1 फेज़ में जब सेल होती है, ठीक है, G1 फेज़ आता है, फिर देन क्या आता है? S फेज़ आता है, सिंथेसिस फेज़। S फेज़ को हम क्या बोलते हैं? सिंथेसिस फेज़। देन आता है हमारा G2 फेज़, देन आता है हमारा M फेज़, माइटोसिस फेज़ जिसे हम बोलते हैं। तो हमारे S फेज़ सिंथेसिस फेज़ में क्या होता है? हमारा DNA का सिंथेसिस होता है। ठीक है, DNA सिंथेसिस होता है इस फेज़ में। DNA सिंथेसिस होने की वजह से क्या होता है? जितना DNA है, ठीक है, अगर 1 है तो 2 DNA बन जाएगा, डबल हो जाएगा DNA। यहाँ पे क्या हो जाता है? डबलिंग हो जाता है DNA का, डबलिंग ऑफ DNA। ठीक है, तो जैसे ही S फेज़ हमारा ख़त्म होता है तो वहीं से और G2 फेज़ स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे हमारा क्रोमोसोम क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है हमारे 12 क्रोमोसोम थे, हमारे जीवन में 12 क्रोमोसोम थे। ठीक है, एस फेज़ में जैसे ही 12 क्रोमोसोम गए तो वो सिंथेसाइज होने लग गए 12 का। तो 12 का डबल कितना होता है? 24।
तो जैसे ही G2 फेज़ आया तो हमारे कितने कितने क्रोमोसोम बन गए, 24 क्रोमोसोम बन गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एम फेज़। एम फेज़ में हमारे डिफरेंट फेज़ आता है, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़। ये सब फेज़ किस में आता है, हमारे एम फेज़, ठीक है। एम फेज़ मियोसिस या माइटोसिस फेज़ बोलते हैं हम इसे। तो एनाफेज़ में कितने क्रोमोसोम रहेंगे हमें, ठीक है। तो कितने DNA पर सेल हमारे कितने DNA रहेंगे, तो हमारे पर सेल कितने रहेंगे, 24 DNA रहेंगे, क्योंकि एनाफेज़ तक हमारा सेल जो है वो सेपरेट नहीं हुआ रहता है, ठीक है। जैसे मैं आपको स्लाइड से दिखाती हूँ, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये हमारा G1 फेज़ है। फिर ये हमारा S फेज़ आया जहाँ पे DNA सिंथेसिस फेज़ आया, ठीक है, DNA का सिंथेसिस हुआ। फिर G2 फेज़ आया, ठीक है। जैसे ही S फेज़ कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे था 12 क्रोमोसोम, यहाँ पे था बिटवीन 12 टू 24 क्रोमोसोम, ठीक है। और यहाँ पे कंप्लीट कितना हो गया, 24 क्रोमोसोम हमारे बन गए, ठीक है। यानी डबल हो गया क्रोमोसोम, मतलब DNA जो मॉलिक्यूल है हमारा वो डबल हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारा एम फेज़। एम फेज़ में हमारा प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़ आता है, ठीक है। तो हमें एनाफेज़ 1 में बताना है मियोसिस के। तो एनाफेज़ में क्या होता है, जैसे मेटाफेज़ में बनता है ना, मेटाफेज़ प्लेट इस टाइप से, कुछ इस टाइप से हमारे क्रोमोसोम अलाइंड होते हैं, ठीक है, मेटाफेज़ प्लेट में, ठीक है। तो इस टाइप से ही अलाइंड होते हैं। जैसे ही हमारा एनाफेज़ आता है, मैं आपको थोड़ा ठीक से बताती हूँ। जैसे ही हमारा एनाफेज़ आता है, इस टाइप से, तो हमारे जो है क्रोमोसोम को खींच लिया जाता है, ठीक है, इस टाइप से होता है। तो एनाफेज़ में क्या होता है, क्रोमोसोम्स को हमारे खींच लिया जाता है, कर लिया जाता है यहाँ से पुलिंग काइनेसिस वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वो लोग क्या करते हैं, क्रोमोसोम को पुल कर लेते हैं। लेकिन हमें क्या बताना है, पर सेल में, तो सेल में तो उतना ही DNA रहेगा, राइट। सेल में कितना रहेगा, 24, क्योंकि अभी तक साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है, यानी सेल अभी अलग नहीं हुई है। अगर बोलते हैं कि एम फेज़ के एंड में, यानी वापस से G1 फेज़ में कितने, एम फेज़ के एंड तक कितने हो जाएंगे, यानी G1 फेज़ आ जाएगा। फिर से एम फेज़ का एंड होने का मतलब G1 फेज़ आ जाना। तो एम फेज़ के एंड पूछा जाता है तो क्या रहते हैं, 12 ही क्रोमोसोम रहते हैं। लेकिन हमें एनाफेज़ में पूछा गया है, तो यहाँ पे सेल जो है डिवाइड नहीं हुई है अभी, सेल हमारी ये ऐसी है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है। अगर साइटोकाइनेसिस हो जाएगा तो फिर से हमारे 12 क्रोमोसोम आ जाएंगे। लेकिन अभी हमारे कितने रहेंगे, 24 क्रोमोसोम रहेंगे। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। सो गाइस, मैंने आपको बॉटनी के सारे क्वेश्चंस करा दिए 2019 के, ठीक है। और आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब देवराड़ी पाठशाला। थैंक यू सो मच गाइस।